हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे, रिव्यूइंग रेमिशन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है बिल्किस बानो गैंग रेप केस के ऊपर 2002 के रॉयट्स के दौरान जो ये केस हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। आज का क्विज मैं आपको दिखा दूं। 5 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं ये। इस आर्टिकल में ग्रामर वोकैबुलरी जो आप सीखेंगे ना, वो सारी की सारी इस क्विज पे अप्लाई होगी। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है रिव्यूइंग रेमिशन। देखिए, री प्लस में व्यू मतलब फिर से देखना, किसी चीज़ पे फिर से ख्याल करना। रेमिशन का मतलब होता है सज़ा माफ़ी। सज़ा माफ़ी। मान लीजिए किसी आदमी को 10 साल की सज़ा मिली है किसी केस में, उसने 4 साल बड़ी तमीज़ के साथ बिताए। 4 साल के बाद कोर्ट को लगा कि अब इसके बाकी के बचे हुए 6 साल में से 3 साल की माफ़ी इसको दे देते हैं, तो 4 और 3 सिर्फ 7 साल ये आदमी जेल में रहेगा 10 की जगह। तो इसको बोलते हैं सज़ा में रेमिशन। आ गई बात समझ में? तो कह रहा है किसी को रेमिशन मिला है सज़ा में और इसका रिव्यू होना चाहिए, कानून के दायरे में इसको रख के देखना चाहिए ये रेमिशन कितना सही है। चलिए रेमिशन देख लेना। किसी की सज़ा में माफ़ी, एग्जम्पशन इन पनिशमेंट, इसको रिप्रीव भी बोलते हैं। अब इसी से एक वन वर्ड बनता है मास या जनरल पार्डन के लिए। देखो पहले समझो मास या जनरल पार्डन होती क्या है। मान लीजिए एक वॉर के अंदर आपने दुश्मन के 1000 सोल्जर्स कैप्चर कर लिए, ठीक है, और फिर आपने एक दिन सोचा कि 1000 सोल्जर्स को आज हम रिलीज़ करेंगे, तो आप एक जनरल या मास लेवल पे पार्डन यानी कि माफ़ी दे रहे हो इन 1000 सोल्जर्स को। आगे ना बात समझ में? तो 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को मास लेवल पे पार्डन या माफ़ी देने को एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वन वर्ड, उसको बोलते हैं सर एमनेस्टी। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, ठीक है, एमनेस्टी। एमनेस्टी। इसी पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने नाम शायद इसका सुना होगा। उसका यही काम होता है कहीं से वॉर क्रिमिनल्स, कुछ इस तरह के जो लोग हैं जो सालों से कहीं किसी की जेलों में पड़े हुए हैं, उनको कैसे छुड़वा के उनके घर भेजा जाए, एमनेस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वन वर्ड को याद रखना। अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द एससी या द सुप्रीम कोर्ट शुड ले डाउन नॉर्म्स फॉर रिलीज ऑफ कॉन्विक्ट्स ऑन रेमिशन। कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट के आगे मैंने द लगाया है, द लगता भी है, इसने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ क्योंकि ये एक क्या है, एक हेडिंग है। हेडिंग्स के अंदर ये द वर्क आ जाता है ना। तो कह रहे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ले डाउन करना चाहिए। अब ले डाउन करना क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेसिफाई करना, साफ शब्दों में किसी चीज़ को लिख करके या बोल करके बताना, स्पेसिफाई करना। कह रहे सुप्रीम कोर्ट को साफ शब्दों में स्पेसिफाई करना चाहिए उन नॉर्म्स को, उन कानूनों को, उन नियमों को, और किसके लिए हैं, जो हैं रिलीज के लिए, रिहाई के लिए हैं, उन कॉन्विक्ट्स की, उन अपराधियों की जो होती है रिहाई रेमिशन के ऊपर। रेमिशन पे रिहाई समझ गए ना, 10 साल की सज़ा थी, काट के 7 साल की कर दी, तो 3 साल पहले छोड़ दिया। तो रेमिशन पे जो रिलीज होती है कॉन्विक्ट्स की, अपराधियों की, उनकी नॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे से ले डाउन करना चाहिए। चलो अब इस पैराग्राफ की स्ट्रक्चर को देख लेना है सेंटेंस की। सुप्रीम कोर्ट आपका सब्जेक्ट है जिसके आगे द लगना चाहिए, यहाँ नहीं लगा हुआ है। शुड ले डाउन इसकी वर्ब है। ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, स्पेसिफाई करना, हिंदी में बोलेंगे परिभाषित करना, ठीक है, परिभाषित करना। अब देखो ले डाउन तो मैंने आपको करवा दिया, ये बहुत बार आपने किया भी है। ले आउट और ले असाइड 2 और फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक बार सब लोग इनको कोशिश दो, कर चुके हो आप ये फ्रेजल वर्ब्स, कुछ नया नहीं है आपके लिए। ले आउट और ले असाइड को क्या कहते हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं? चलो इंटरेक्टिव बनाओ यार सेशन को, है ना, कोशिश किया करो जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ले आउट का मतलब होता है स्पेंड करना, खर्चा करना, अरे वाह समझ में। और ले असाइड का मतलब होता है सेव करना फॉर फ्यूचर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम्स हैं।
लेआउट मतलब खर्चा करना। आप ऐसे वर्ड्स कभी कभी सेंटेंस में देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, द गवर्नमेंट हैज़ लेड आउट ₹1000 करोड़ ऑन फार्मर्स। सरकार ने खर्चा किया है 1000 करोड़ इस साल किसानों पे या किसानों की सब्सिडीज पे, है ना। तो लेआउट ऐसे आप देखोगे। ले असाइड का मतलब है साइड में रख देना, किसी चीज़ को फ्यूचर के लिए सेव कर लेना। जनरली मनी के लिए, पैसे के लिए हम ले असाइड नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब्स याद रखना, आज के क्विज में आएंगी। अब आ जाओ इस आर्टिकल की अपने देखते हैं वोकैब। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, वोकैब देखने से पहले एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का, कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास। आज के वर्ड्स देखते हैं। प्रेवलेंस, विशिएट, रिमोर्स एंड कॉन्टोर। प्रेवलेंस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रचलन, पॉपुलैरिटी, डोमिनेंस। जैसे प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी इज़ हायर अमंग इलिटरेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसका प्रचलन, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत हायर होती है समाज के अनपढ़ जाहिल तबकों में, इलिटरेट सेक्शंस में। आगे बात समझ में। तो प्रेवलेंस के सिनोनिम पॉपुलैरिटी, डोमिनेंस और परवेसिवनेस भी होता है। आज इसका प्रिवेल नाम का एक सिनोनिम आर्टिकल में देखने वाले हैं। प्रिवेलिंग नाम का मतलब समझ गए ना, प्रिवेल तो वर्ब है, प्रिवेलिंग इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो प्रिवेलिंग हर वो चीज़ होगी जो प्रचलन में होगी। देखो प्रेवलेंस तो हो गया नाउन, प्रचलन, पॉपुलैरिटी। प्रिवेलिंग मतलब जो चीज़ प्रचलन में हो, प्रिवेलिंग फैशन, प्रिवेलिंग टॉक्स, प्रिवेलिंग इश्यूज़। ठीक है, तो वर्ड आर्टिकल में प्रिवेलिंग आएगा। अगला वर्ड है विशिएट। विशिएट का मतलब होता है करप्ट करना या किसी चीज़ को अनप्योर करना, अनप्योर करना। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, एक दिन मैंने आपको 1000 रुपये पकड़ा दिए और आपसे 1000 रुपये पकड़ा के मैंने कुछ काम करवा लिया अपना, तो मैंने आपको विशिएट कर दिया। आ रही है बात समझ में। कहीं का एनवायरनमेंट बड़ा प्योर है, लेकिन आप वहाँ गए, आपने गंदगी फैला दी, तो आपने उस एनवायरनमेंट को विशिएट कर दिया। करप्ट, कंटेमिनेट, पॉल्यूट या रूइन करने को विशिएट बोलते हैं। कहीं वास्तव में गंदगी फैला दो तो भी विशिएट, और कहीं वैसे गंदगी अपने एक्शन से फैला दो तो भी, अपनी बातों से तो भी विशिएट। द कैपिटलिज्म इज ऑफन अक्यूज ऑफ विशिएटिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ अ नेशन। जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, अक्सर उसको अक्यूज किया जाता है, आरोप लगता है, और किस चीज़ का, करप्ट करने का, सामाजिक ढांचे को, सोशल फैब्रिक को, किसी भी नेशन के सामाजिक ढांचे को खराब कर देता है कैपिटलिज्म। इसकी एक ही दिक्कत है। चलो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, गिल्ट, पेनेंस, रिपेंटेंस। द प्रिजनर शो नो रिमोर्स फॉर हिज एक्स क्राइम्स। प्रिजनर ने दिखाया कोई भी पश्चाताप नहीं, कोई भी अफसोस नहीं अपने क्राइम्स के लिए, है ना। तो अफसोस, गिल्ट या पश्चाताप कहलाता है रिमोर्स। आर्टिकल में इसको देखेंगे। लास्ट वर्ड है कॉन्टोर। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। कॉन्टोर का मतलब होता है रूपरेखा किसी भी चीज़ की। जैसे आप रात में कहीं जा रहे हो, बहुत दूर से आपने किसी जानवर को आते हुए देखा, तो एक आपने रूपरेखा देखी जानवर की। अब हो सकता है कोई इंसान हो, पास में आए तो आपको पता लगा वो एक मोटा ताजा इंसान है ना। तो आप जो रूपरेखाएं देखते हो किसी भी चीज़ की, जो एक फॉर्म जो देखते हैं, फिगर देखते हैं, इसको सल्यूट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टोर। अब मैं यूज़ करके दिखाता हूँ इस वर्ड को। मिस्टर अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर लेड आउट द कॉन्टोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ले आउट किया, स्पेसिफाई किया रूपरेखा को, कॉन्टोर्स को, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के। तो ऐसे वर्ड यूज़ होता है कॉन्टोर। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे। तो आपने 2002 के हिंदू मुस्लिम राइट्स के बारे में सुना होगा गुजरात में। वहीं पे केस हुआ था बिल्किस बानो। बिल्किस बानो एक लेडी थी जिनके साथ रेप हुआ था और 11 लोग इस मामले में कॉन्विक्ट हुए थे। कॉन्विक्ट होने का मतलब है इनका जो है आरोप जो है ब्लेम प्रूव हो गया था। तो इन 11 लोगों ने रेप तो किया ही है कोर्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से। अब इन 11 लोगों को मिली थी उम्र कैद की सज़ा, और रेप के साथ साथ बहुत सारे मर्डर्स भी किए थे इन लोगों ने, वो भी उस मामले में भी ये कॉन्विक्टेड है।
लेकिन अभी हुआ क्या, 2022 के अंदर इनकी उम्र कैद को रेमिट कर दिया गया गुजरात गवर्नमेंट की सिफारिश पे। अब ये पूरा मामला लीगल भी है और पॉलिटिकल भी है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि रेप के और मर्डर के आरोपियों को अगर आप इस तरीके से रेमिट करके छोड़ोगे तो ये समाज को बहुत गलत मैसेज देता है। इन लोगों ने रेप किया था, मर्डर किया था, कोर्ट में ये प्रूव हो चुका है, इनकी सज़ा में बिल्कुल भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो ये पूरा प्रोसेस किया गया है माफ़ी का, ये प्रोसेस भी बड़ा इलीगल सा है। तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाना चाहिए ताकि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार इस मामले में फ़ायदा ना उठा सके कानून का, है ना, जैसे इस केस में उठाया गया है। बस आज इसकी यही समरी है। लीगल को टोन में आर्टिकल लिखा गया है, लीगल आप देखोगे, साथ में सजेस्टिंग तो है ही, सजेस्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। शुरू करते हैं, चलो। कह रहा है पब्लिक स्पिरिटेड activists have done well to challenge in the Supreme Court the premature release of 11 convicts। सबसे पहले बता रहे हुआ क्या। कह रहे कुछ एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और कैसे हैं जी, जो हैं पब्लिक स्पिरिटेड। अब ये क्या होता है, जिनको पब्लिक को लेकर के जिनके मन में स्पिरिट है, समाज के लिए जिनके मन में जोश है। आगे बात समझ में, स्पिरिट का मतलब जोश। कह रहे समाज के लिए जोश रखने वाले जो कुछ कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है, हैव डन वेल। अच्छा, क्या अच्छा काम किया? ये काम किया इन्होंने चैलेंज करके, चुनौती दे करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और किसको चुनौती दी गई है? उस रिहाई को, रिलीज को, जो है प्री मैच्योर, वक्त से पहले। किसी की सज़ा माफ़ी होती है तो वक्त से पहले रिहाई हो जाती है। अब ये सज़ा माफ़ी किसकी है भाई? रिहाई किसकी है? रिहाई है 11 कॉन्विक्ट्स की, 11 अपराधियों की। अब बताएगा ये अपराधी कौन है। कह रहा है 11 कॉन्विक्ट्स, 11 कॉन्विक्ट्स हु वर सर्विंग लाइफ टर्म्स फॉर द गैंग रेप ऑफ ए वुमन। ये वो 11 अपराधी हैं, 11 जो गुनहगार हैं, जो कि सर्व कर रहे थे लाइफ टर्म्स को, उम्र कैद को। और किसके लिए? गैंग रेप के लिए, एक औरत के, एंड द मर्डर ऑफ एटलीस्ट 7 पीपल ड्यूरिंग द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्रोम इन गुजरात। और मर्डर के लिए भी, मर्डर भी किया इन्होंने गैंग रेप के साथ में, कम से कम 7 लोगों का 2002 के एंटी मुस्लिम पोग्रोम में, जनसंहार में, नरसंहार में, जो हुआ था गुजरात के अंदर। आगे बात समझ में? तो ये पूरा जो आपका सेंटेंस है, एक्टिविस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। काम ये है कि इन्होंने चैलेंज किया है वक्त से पहले रिहाई को। रिहाई है 11 कॉन्विक्ट्स की, 11 अपराधियों की। ये वो खूंखार अपराधी हैं जिन्होंने गैंग रेप किया है एक औरत का, और कम से कम 7 लोगों को मौत के घाट उतारा है, उनका होमिसाइड किया है, मर्डर किया है। ये सारा मामला हुआ था इस वक्त जब 2002 के एंटी मुस्लिम जो पोग्राम हुई थी गुजरात में। सही वर्ड तो इसके लिए हिंदू मुस्लिम राइट्स होगा, पर इसने एंटी मुस्लिम लिख दिया है। चलो अब इसको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, सेंटेंस को कैसे लिखा गया है। एक्टिविस्ट की वर्ब है हैव डन वेल, हु की वर्ब है वर सर्विंग। हु आया है कॉन्विक्ट्स के लिए, वो कॉन्विक्ट्स जो इस काम को कर रहे थे। कॉन्विक्ट्स प्लूरल है, इसीलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। एंटीसीडेंट के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन को वर्ब देनी है। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। प्री मैच्योर मतलब वक्त से पहले, अभी रिलीज जो है मैच्योर नहीं हुई थी, मैच्योरिटी से पहले ही इनको रिलीज कर दिया गया, रिहाई कर दिया गया। पोग्रोम नाम का वर्ड आज मैंने अलग से नहीं लिखा है, आप जानते हैं इस वर्ड को, जिनोसाइड बोलते हैं, मैसेकर बोलते हैं, नरसंहार बोलते हैं। पोग्रोम का मतलब होता है पूरी, समझ गए ना, नस्ल को ही मार देने की कोशिश होती है ना, उसको बोलते हैं पोग्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब ये उस लेडी के बारे में बताएगा जिनका गैंग रेप हुआ था। कह रहा है बिल्किस बानो द सर्वाइवर हैज़ नॉट मूव्ड द कोर्ट्स सो फार, बट इट इज़ क्लियर that the controversial order of the Gujarat government granting remission to the convicts should be subject to judicial review। कह रहे जो बिल्किस बानो है, अब ये कौन है जी? अब देखो कोमा और कोमा लगा के 2 कोमास के बीच में इनके बारे में बताया गया है। कह रहे ये वो औरत है जो सर्वाइवर है इस गैंग रेप की, है ना। सर्वाइवर का मतलब समझ गए ना, ये विक्टिम है, इनके साथ हुआ था और ये सर्वाइव करके गई। कह रहे बिल्किस बानो जो सर्वाइवर है इस रेप की, अभी तक वो मूव नहीं हैं, मूव नहीं किया उन्होंने कोर्ट में। मूव द कोर्ट का मतलब होता है किसी कोर्ट की तरफ जाना और कोर्ट के पास गुहार लगाना कि देखो हमारे साथ जो है इंसाफ नहीं हो रहा। तो बिल्किस बानो ने किसी भी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है सो फार, अभी तक। कह रहा है बट इट इज़ क्लियर, लेकिन ये चीज़ साफ है कि जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डर आया है गुजरात की सरकार का, और वो ऑर्डर
जो ग्रांट करता है सजा माफ़ी को, रेमिशन को, इन कॉन्विक्ट्स को, इन अपराधियों को। कह रहा है ये ऑर्डर जो है ना शुड बी होना चाहिए सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन, है ना। ये ऑर्डर अधीन होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू के, कानूनी रिव्यू के। अधीन का मतलब समझते हो ना, मतलब इस ऑर्डर को कानूनी रिव्यू से गुजारना चाहिए। कानूनी रिव्यू होने के बाद ही ये ऑर्डर जो है फिर से दिया जाना चाहिए। बिल्किस बानो की वर्ब है हैज़ नॉट मूव्ड, इट की वर्ब है इज, ऑर्डर की वर्ब है शुड बी। ग्रांटिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल है, ये वो वाला ऑर्डर है जो ग्रांट कर रहा है रेमिशन को। अब आप पूछोगे सर ये ग्रांटिंग के लिए पार्टिसिपल ऑर्डर के लिए आया है तो इतना दूर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट, ये पूरे फ्रेज के लिए आया है ग्रांटिंग। ये ऑर्डर के लिए ग्रांटिंग नहीं है, ये ग्रांटिंग है ऑर्डर ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट के लिए। तो इस पूरे फ्रेज के बाद में इसको लिख दिया गया है कॉमा लगा के। चलो, सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन होना, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के अंडर में होना, अंडर गो करना। चलो, अब इससे यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, पहले उसको डिस्कस करेंगे फटाफट से। मेरे को एक चीज़ बताओ, ये बिल्किस बानो हैज़ नॉट मूव्ड, इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्किस बानो डिड नॉट मूव? क्या मैं प्रेजेंट टेंस को, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ लगाया हुआ है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर सकता हूँ? इज देयर एनी वे? चलो इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप यहाँ से भी अच्छे से समझोगे। आई वॉच्ड दिस मूवी और आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने इस मूवी को देखा और मैं इस मूवी को देख चुका हूँ। इन दोनों टेंसेस से क्या सेंटेंस के मीनिंग में फ़र्क आता है और दोनों में से सही कौन सा होगा? इस केस में सेकंड वाला प्रेफर किया जाएगा, फर्स्ट वाला गलत नहीं है। सेकंड वाले को क्यों प्रेफर करेंगे? कोई भी टाइम आपको नहीं दिया गया, ये मूवी आपने कब देखी थी। अगर आपको टाइम मिल जाए ना सेंटेंस में पास्ट का, ये मूवी मैंने कल देखी थी, 1 साल पहले देखी थी, पिछले वीक देखी थी, उस केस में आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। और अगर कोई टाइम ना दिया जाए तब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। तो इस केस में मुझे लिखना चाहिए आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका हूँ। लेकिन मान लीजिए सेंटेंस कुछ इस तरह का होता, आई वॉच्ड दिस मूवी लास्ट वीक, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक। तो उस केस के अंदर ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? लास्ट वीक अगर लग गया है, पास्ट का जो टाइम है आ चुका है, अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगा सकते हैं। याद रखना इस चीज़ को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी पास्ट के टाइम के साथ में नहीं लगता है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा सेकंड वाला गलत है। तो कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ही नहीं होगी कि पास्ट इंडेफिनिट लगाना है या प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। ये वर्ड जब भी दिख जाएं सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को आपको यूज़ करना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ नहीं करेंगे। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? ट्रिगर वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो फार, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, नेवर, एवर और जस्ट। ठीक है। आई हैवंट वॉच्ड दिस मूवी सो फार, I haven't yet watched this movie, या I haven't watched this movie yet, I have already watched this movie, I have recently watched this movie, I have never watched this movie, है ना, I have just watched this movie। इस तरीके से जब ये वर्ड्स आएंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट की। तो ये टाइम और कुछ एडवर्ब्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, पास्ट और प्रेजेंट में कैसे कैसे लगती हैं। तो सो फार आ गया है, इसलिए यहाँ पे बिल्किस बानो के साथ में हैज़ नॉट मूव्ड लिखा गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है दैट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल मर्डर्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ अ 3-year-old चाइल्ड एंड अ गैंग रेप वर फाउंड सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर प्री मेच्योर रिलीज इज अनएक्सेप्टेबल। अब देखो दैट और दोज एक साथ में आ रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं स्ट्रक्चर से। कोई बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है ये। जब भी ऐसे दोनों साथ में आ जाएं तो दैट का मतलब होता है ये बात की। ठीक है। कह रहे ये बात की, कौन सी बात भाई? कि वो लोग दोस्त जो पाए गए थे आरोपी यानी गिल्टी मल्टीपल मर्डर्स के, कई सारे खूनों के, जिसमें शामिल है 3 साल के बच्चे का एक भी मर्डर दैट ऑफ अ 3-year चाइल्ड, और एक गैंग रेप के। कह रहे ये बात कि ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ों के लिए आरोपी पाए गए हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए गिल्टी पाए गए हैं, जिनकी सज़ा जो है, जिनका जो आरोप जो है प्रूव हो चुका है, कह रहे इन लोगों को पाया गया, बाद में फाउंड किया गया और क्या किया गया? सूटेबल कैंडिडेट
प्री मैच्योर रिलीज के लिए, वक्त से पहले रिहाई के लिए। कह रहे ये बात ही अपने आप में अनएक्सेप्टेबल है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो प्री मैच्योर रिलीज तो कुछ हल्के फुल्के जो है क्राइम के लिए मिलती है, इतने बड़े बड़े मर्डर करने वाले रेपिस्ट जो है दरिंदों के लिए प्री मैच्योर रिलीज जैसा बात जो है हजम होने लायक नहीं है। दैट की वर्ब है इज, दोज की वर्ब है वर फाउंड। चलो इसमें और कुछ देखने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इवन अदरवाइज देयर आर स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स डिसीजन। कह रहा है इसके अलावा भी, इवन अदरवाइज का मतलब होता है बिसाइड्स, ठीक है, या अपार्ट फ्रॉम दैट। कह रहा है इसके अलावा भी, इवन अदरवाइज, कुछ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कानूनी आधार हैं क्वेश्चन करने के लिए, टू क्वेश्चन, सवाल उठाने के लिए सरकार के इस डिसीजन पे, द गवर्नमेंट्स डिसीजन। आगे बात समझ में? तो कह रहा है अगर आप ये बात मत भी बोलो कि हजम नहीं हो रही होगी हजम, लेकिन अगर आप हजम वाली बात को छोड़ भी दो ना, तो कई सारे लीगल ग्राउंड्स भी हैं, कानूनी हमारे पास आधार भी हैं इस जो है रेमिशन को चैलेंज करने के लिए सरकार के डिसीजन को। ग्राउंड्स की वर्ब है आर, देयर से क्लोज शुरू हो रहा है, देयर सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट रखा होता है, प्लूरल वर्ब है आर, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है लीगल ग्राउंड्स। मान लीजिए ये वर्ब जो है सिंगुलर होती, इज लिखा होता, तो ग्राउंड्स की जगह हमें ग्राउंड लिखना पड़ता, इसको सिंगुलर बनाना पड़ता। याद रखा करो देयर वाले क्लोज में वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी होती है। और आगे बढ़ते हैं। कह द रेमिशन वॉज बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम अ 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कह रहे जो सजा माफ़ी है, जो रिहाई है, ये बेस्ड ऑन है, प्रीमाइज्ड ऑन है, आधारित है एक डायरेक्शन पे, एक निर्देश पे। डायरेक्शन का मतलब है निर्देश, और किसकी डायरेक्शन है? एक 2 जज की बेंच की जो थी सुप्रीम कोर्ट की। और ये बेंच किस पे बनी थी? ये बनी थी ऑन अ पिटीशन बाय वन ऑफ द कॉन्विक्ट्स। इन 11 कॉन्विक्ट्स में से एक कॉन्विक्ट की एक याचिका के ऊपर, एक रिक्वेस्ट के ऊपर इस बेंच को जो है 2 जज बेंच को बनाया गया था। आगे बात समझ में? तो एक बेंच ने बोल दिया पहले सुप्रीम कोर्ट ने कि आप दे दो, उसके बाद सुप्रीम जो है गुजरात गवर्नमेंट को थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिली और इन्होंने इन लोगों को रिहा भी करवा दिया। रेमिशन की वर्ब है वॉज बेस्ड ऑन। पिटीशन मतलब याचिका, छोटी सी डिमांड को बोलते हैं पिटीशन। आगे बढ़ो। कह द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड वॉज वेदर द गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट और द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग देयर प्ली फॉर रेमिशन। कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की जज ने क्या किया था, इस बेंच ने कौन से क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन लाए थे। कह रहे जो क्वेश्चन था ना, जो सवाल था जिसको डिसाइड किया जाना था, टू बी डिसाइडेड था, वो था हाँ या ना, वेदर हाँ या ना, कि गुजरात गवर्नमेंट या महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट थी वॉज सही गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और किस काम के लिए भाई? काम के लिए जो है कंसीडर करने का इन लोगों की प्ली को, इन लोगों की रिक्वेस्ट को, सजा माफ़ी की, रेमिशन की। तो ये बेंच ने यही बताया था कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में से कौन सी सरकार बताएगी, मतलब कौन सी सरकार इनकी सजा माफ़ी की अर्जी को पास करेगी। आगे बात समझ में? तो बेंच ने बोला होगा कि गुजरात सरकार करेगी और गुजरात सरकार ने सजा माफ़ी वास्तव में कर भी दी। क्वेश्चन की वर्ब है वॉज, गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वर्ब है वॉज। अच्छा, प्ली आप समझते हैं, किसी की छोटी सी याचिका को बोलते हैं प्ली, रिक्वेस्ट को या डिमांड को बोलते हैं प्ली। इसको प्लिया मत बोलना, ये ए जो है बाद में साइलेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्ली। चलो सिंपल सेंटेंसेज है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम अकर्ड शुड कंसीडर द मैटर। कह रहे इस कोर्ट ने रूल किया, किसने भाई? 2 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ऐसा फैसला दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है, जहाँ पे ये क्राइम अकर हुआ था, जहाँ पे गुजरात में ये पूरा मामला हुआ था 2002 के अंदर, कह रहे स्टेट गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। और किसको? इस पूरे मामले को, पूरे मामले पे विचार करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, एंड नॉट महाराष्ट्र, ना कि महाराष्ट्र की सरकार का। अब ये कौन सी महाराष्ट्र है भाई? कह रहे द स्टेट टू विच द ट्रायल वॉज ट्रांसफर्ड। ये महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ पे इस ट्रायल को ट्रांसफ़र किया गया था, इस पूरे मामले को भेजा गया था। और किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर इम्पार्शियल ट्रायल। ये भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए एक इम्पार्शियल से ट्रायल को, एक बिल्कुल भेदभाव के कोर्ट केस को।
आगे बात समझ में। तो इन लोगों का मामला हुआ तो गुजरात में था, लेकिन इनकी जो पूरा कोर्ट केस चला है वो चला है महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गुजरात में आपका केस नहीं चलवाएंगे क्योंकि वहाँ पे आप प्रेशर बनवाओगे पब्लिक का। तो महाराष्ट्र में इन लोगों को सज़ा मिली थी, लेकिन जब रिहाई मिली, सज़ा माफ़ी हुई, तो दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि इस मामले में गुजरात गवर्नमेंट ही रिहाई कर सकती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कर सकती। चलो, गॉड की वर्ब है रूल्ड, सुप्रीम स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है शुड कंसिडर, क्राइम की वर्ब है अकर, अकर का मतलब होता है टेक प्लेस करना, किसी घटना का घटित होना। ट्रायल की वर्ब है वॉज ट्रांसफर्ड। कह रहे वाइल पासिंग दिस ऑर्डर द बेंच ऑल्सो सेड द रेमिशन शुड बी कंसिडर अंडर अ पॉलिसी फ्रेम्ड इन जुलाई 1992। कह रहे इस ऑर्डर को पास करते हुए, वाइल पासिंग दिस ऑर्डर, हुआ क्या, बेंच ने यह भी कह दिया इस दो जजेस की कि जो सज़ा माफ़ी है, रेमिशन है, इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। और किसमें, एक पॉलिसी के अंडर में, और वो पॉलिसी जो फ्रेम हुई थी जुलाई 1992 के अंदर। तो 1992 की पॉलिसी के हिसाब से इनकी सज़ा माफ़ी होगी। कह रहा है एज दैट वॉज द प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ देयर 2008 कॉन्विक्शन। और ये मामला इसलिए एज, क्योंकि यही जो थी ना 2092 वाली, 1992 वाली, यही प्रिवेलिंग पॉलिसी थी, यही प्रचलन में आने वाली पॉलिसी। प्रिवेलिंग याद है ना आपको, प्रिवेल करता हो, पॉपुलर हो, डोमिनेट हो, यही वो पॉलिसी थी जो प्रचलन में थी, जो प्रिवेल कर रही थी उस डेट को, उस दिन को, जो 2008 में उनके कॉन्विक्शन का था। तो 2008 में जब इनको सज़ा हुई थी ना, तो 1992 की पॉलिसी चल रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज इनकी सज़ा माफ़ी भी 1992 की पॉलिसी के हिसाब से ही होनी चाहिए। बेंच की वर्ब है सेड, रेमिशन की वर्ब है शुड बी कंसीडर्ड, दैट की वर्ब है वॉज, दैट आया है 92 की पॉलिसी के लिए। प्रिवेलिंग मतलब जो प्रचलन में हो, जो फैशन में हो, है ना, जो उस समय चल रहा हो। चलो, अब नई पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है और पुरानी में क्या लिखा हुआ है, अगले सेंटेंस में आपको बताएगा। कह रहे दिस मेंट दैट द बार ऑन ग्रांटिंग रेमिशन टू दोज कॉन्विक्टेड फॉर मर्डर एंड रेप फाउंड इन करंट पॉलिसी विल नॉट अप्लाई टू दीज कॉन्विक्ट्स। कह रहा है इसका ये मतलब निकला कि जो बार लगा हुआ है ना, बार का मतलब होता है बैन, है ना, या रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी बोल सकते हैं इसको, पाबंदी। जो पाबंदी लगी हुई है ग्रांट करने में सजा माफी को, रेमिशन को, उन लोगों को जो कॉन्विक्टेड हैं और किसके, मर्डर और रेप के। कह रहे ये जो पाबंदी पाई जाती है, फाउंड होती है आजकल की पॉलिसी में, करंट पॉलिसी में, ये पाबंदी, ये बार अप्लाई नहीं होगा इन 11 खूंखार अपराधियों पे, इन 11 लोगों पे। आगे बात समझ में। आजकल की पॉलिसी तो ये बोलती है कि रेप और मर्डर के अपराधी की सज़ा माफ़ी हो ही नहीं सकती, चाहे कितना भी वो आदमी जो है अपनी जो है रिमोर्स को दिखा ले, अपना पश्चाताप, अपना अफसोस दिखा ले। तो आजकल की पॉलिसी इन लोगों के अप्लाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इन पे 2008 के वक्त में 1992 की पॉलिसी चल रही थी, वो पॉलिसी अप्लाई करवाई गई और इन लोगों को रिहाई किया गया। दिस की वर्ब होगी मेंट, बार की वर्ब होगी विल नॉट अप्लाई। बार का मतलब आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन। चलो सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इस पूरे मामले की लीगल स्टैंडिंग आपको बताएगा, कितना ये मामला इलीगल है, कितने इलीगल तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, सेकंड पैराग्राफ में पता लगेगा। कह रहा देयर आर एटलीस्ट 2 ग्राउंड्स ऑन विच द रेमिशन ऑर्डर अपीयर्स इलीगल। कह रहा है ऐसे 2 ग्राउंड्स हैं, ऐसे 2 आधार हैं, और कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, कह रहे जिनके ऊपर रिहाई का ये जो ऑर्डर है, रेमिशन का जो ऑर्डर है, ये दिखाई देता है इलीगल, ये दिखाई देता है गैर कानूनी। अब कैसे हो रहा है भाई ये, ग्राउंड्स की वर्ब है आर, रिमिशन ऑर्डर की वर्ब है अपीयर्स। रिमिशन ऑर्डर समझते हैं ना, सजा माफी या रिहाई का ऑर्डर। कह रहा है फर्स्ट द स्टेट गवर्नमेंट मेड अ डिसीजन ऑन इट्स ऑन विदाउट कंसल्टिंग विद द सेंटर। पहला ग्राउंड तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन को लिया, मेक किया एक डिसीजन को, और कैसे किया भाई, अपने आप किया, ऑन इट्स ऑन। ऑन इट्स ऑन का मतलब होता है खुद के दम पे, किसी से बिना हेल्प लिए। तो कह रहा है डिसीजन लिया अपने आप, और कैसे लिया है, बिना कंसल्ट किए सेंटर के साथ में। तो सेंटर की औपचारिक कंसल्टेशन आना जरूरी है। सेंटर बोलेगा हाँ, उसके बाद में स्टेट बोलेगा हाँ, दोनों चीज़ें इस तरीके से होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की वर्ब है मेड। कह रहा है अंडर सेक्शन 435 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या CPC such consultation with the center is mandatory in cases probed by the CBI। कह रहा है इस सेक्शन के अंडर में, जो सेक्शन है CPC का, कोड ऑफ जो है क्रिमिनल प्रोसीजर का, कह रहा है इस सेक्शन के अंडर में
ऐसी कंसल्टेशन जो है सेंटर के साथ में मैंडेटरी है, जरूरी है उन केसेस में जो प्रोब किए गए हों, जिनमें जांच की गई हो सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई की जांच के किसी भी केस में सजा माफी के लिए सेंटर से कंसल्टेशन होनी ही चाहिए। तो ये इलीगल हो गई बिना कंसल्टेशन के। कंसल्टेशन की वर्ब है इज, मैंडेटरी का मतलब होता है जरूरी है, जो अब बाध्य है, जो होनी चाहिए, है ना, जरूरी। आगे कह रहे हैं फर्दर द कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी दैट रिकमेंडेड रेमिशन फॉर द कॉन्विक्ट्स कंसिस्टेड ऑफ 2 बीजेपी लेजिस्लेटर्स। कह रहा है इससे भी आगे दूसरी चीज, पहली चीज तो बता दी आपको, कह रहा है दूसरी चीज जो कॉम्पोजिशन था, जो कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कौन सी चीज किससे मिलके बनी है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है ना। तो कह रहा है जो कॉम्पोजिशन था उस कमेटी का, वो कमेटी जैसे बनी थी, जिस तरीके से बनी थी, और कौन सी कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था सजा माफी को, रेमिशन को इन कॉन्विक्ट्स के लिए। ये कॉम्पोजिशन जो था ना, इसमें कंसिस्ट करते थे 2 बीजेपी के राजनेता लेजिस्लेटर्स। आगे बात समझ में। कॉम्पोजिशन की वर्ब है कंसिस्टेड, दैट की वर्ब है रिकमेंडेड, दैट आया कमेटी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इस पे अभी अपने घूम के आएंगे, कंसिस्ट के बाद में ऑफ क्यों लगा हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है आइडली अ रेमिशन पैनल शुड कंप्राइज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ होम और लॉ। कह रहा है आइडली अगर देखा जाए तो एक रेमिशन का जो पैनल है, एक ऐसी जो कमेटी है जो सजा माफ़ी करे, इसको कंप्राइज करना चाहिए, मिलके बनी होनी चाहिए बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अधिकारियों से, जो चार्ज में हो होम डिपार्टमेंट के या लॉ डिपार्टमेंट के, गृह विभाग के या कानून विभाग के। कह रहा है अ डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज भी होना चाहिए, और कौन होना चाहिए, द प्रिजन सुपरिटेंडेंट, जिस जेल में वो बैठे हैं वहाँ का सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, एंड ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स होने चाहिए हु डील विद प्रोबेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, जो डील विद करते हैं, जो सामना करते हैं, एक तो प्रोबेशन का और दूसरा रिहेबिलिटेशन का ऑफेंडर्स के। ऑफेंडर मतलब अपराधी, प्रोबेशन मतलब छोड़ी, जो इनको छुट्टी मिलती है साल में 1 महीने 2 महीने की बड़े बड़े अपराधियों को, और रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है इनका पुनर्वास, इनको समाज में फिर से मुख्य धारा में जोड़ना। तो इस तरह के लोग होते हैं ऐसी कमिटीज़ में, ना कि बीजेपी का कोई एमएलए या एमपी बैठ करके इस कमेटी को रेकमेंड करेगा। आगे बात समझ में। सेकंड केस था ये। स्ट्रक्चर देख लेंगे सेंटेंस की। पैनल की वर्ब है शुड कंप्राइज, हु की वर्ब है डील विद, हु आया है ऑफिसर्स के लिए। अगेन ध्यान दिया करो इस चीज़ पे बार बार, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लेता है। हु आया है ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स प्लूरल है, इसलिए हु की वर्ब भी प्लूरल है। समझ रहे हो, अगर ये ऑफिसर होता तो यहाँ डील्स आ जाता, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को यहाँ पे आपको बार बार देखना होगा। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना। प्रोबेशन का मतलब होता है अपराधियों को मिलने वाली छुट्टी, कभी उनको हेल्थ की रीजन की वजह से, कभी कोई शादी वादी होती है तो उनको प्रोबेशन पे जाने को मिलता है ना, 4-5 साल में, 2 साल में एक बार, महीने 2 महीने के लिए बाहर वो आते हैं, प्रोबेशन कहलाता है वो। चलो अब ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंसिस्ट के बाद में ऑफ क्यों लगा हुआ है। बहुत कूल कॉन्सेप्ट है, सबको आना चाहिए, बहुत बार कर चुके हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। देखो 3 वर्ब्स है अपने पास, पहली है कंप्राइज, दूसरी है कंटेन, तीसरी है कंसिस्ट। तीनों ऑलमोस्ट एक दूसरे की सिनोनिम है। तीनों का मतलब है कौन सी चीज़ किससे मिलके बनी है। जैसे किताब मिलके बनी है कमरों से, इमारत मिलके बनी है ईंटों से, है ना। तो इसको बोलते हैं तीनों वर्ब से कौन सी चीज़ किससे मिलके बनी है। ध्यान ये देना है, कंप्राइज जो है अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, कंटेन जो है अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन कंसिस्ट जो है ना, ये अपने बाद में ऑफ को लेता है। तो ये कन्फ्यूजन आपके साथ भी होगी, कंटेन या कंप्राइज के बाद में ऑफ लगाने वाली, याद रखना इनके बाद में ऑफ नहीं आता। द हाउस कंप्राइज्ड ऑफ 100 रूम्स, घर 100 कमरों से मिलके बना था। देखो यहाँ पे कंप्राइज के बाद में ऑफ गलत है, आप लिखें द हाउस कंप्राइज्ड 100 रूम्स। आ रही बात समझ में। वैसे ही द हाउस कंटेन्ड 100 रूम्स, इस केस में भी ऑफ गलत है, आप लिखें द हाउस कंटेन्ड बिना ऑफ के 100 रूम्स। लेकिन कंसिस्टेड है, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं द हाउस कंसिस्टेड 100 रूम्स, इस केस में ऑफ आना चाहिए और ज़रूर लगेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म भी आपको बता रहा हूँ। एडवांस्ड फॉर्म ये है कि कंप्राइज एज ए वर्ब तो नहीं लेगा, लेकिन कंप्राइज जब एक एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, तो इसके साथ में ऑफ आता है। इसके साथ में क्या आता है जी, एक सेकंड रुक जाओ, कॉपी कर लें इसको यहाँ से। इसके साथ में ऑफ आता है। अब आप पूछोगे सर कैसे पता लगेगा मुझे कंप्राइज वर्ब है कैसे एडजेक्टिव है। देखो थर्ड केस में जो एक सेकंड यहाँ कंप्राइज कर दूं मैं, कंप्राइज
देखो ये जो फोर्थ वाला सेंटेंस है इसमें कंप्राइज एक एडजेक्टिव है, फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें कंप्राइज्ड एक वर्ब है। यहाँ पे इसके पहले इज लगा हुआ है। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर कंप्राइज्ड के साथ में आ जाए तो उस केस में कंप्राइज्ड एक एडजेक्टिव होता है, इसके बाद में ऑफ लगता है। द हाउस कंप्राइज्ड 100 रूम्स, बिना ऑफ के, लेकिन द हाउस इज कंप्राइज्ड ऑफ 100 रूम, यहाँ पे ऑफ आएगा। तो समझ गए ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। इन दोनों के आगे ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के आगे ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइज अगर एडजेक्टिव बन जाए, इसके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर आ जाए तो उस केस में ये अपने बाद ऑफ ले लेता है। एक और केस है कंप्राइज के एडजेक्टिव बनने का, वो है पास्ट पार्टिसिपल बन जाने का। अगर कंप्राइज्ड कहीं पे पास्ट पार्टिसिपल बना हुआ है ना तो भी अपने बाद ऑफ ले लेगा। आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, दिमाग में हमेशा आपके बैठ जाएगा। चलो बढ़े आगे। कहाँ गया, यही था ना। कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल मेंबर्स सर्टेनली विशिएट्स इट्स डिसीजंस। कह रहा है जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है सियासी नेताओं की, पॉलिटिकल मेंबर्स की, निश्चित तौर पे ही, सर्टेनली ही, श्योरली ही कंटेमिनेट करती है इसके डिसीजन को। विशिएट करना जानते हैं ना, कंटेमिनेट करना, पोल्यूट करना, किसी चीज़ को रोइन करना। तो ये डिसीजन जो है अब पॉलिटिकल हो गया है, सारा डिसीजन कंटेमिनेट कर दिया है बीजेपी के नेताओं ने। प्रेजेंस की वो है विशिएट। कह रहे फर्दर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न्ड वॉज डिसरिगार्डेड। कह रहे इससे भी आगे ऐसा दिखाई देता है, अपीयर होता है कि एक ऑब्जेक्शन थी, एक ऑपोजिशन था, और किसका, डिस्ट्रिक्ट जज का इस कमेटी में। और कौन सा जज था, जो कंसर्न था, जो इस कमेटी से जुड़ा हुआ था। कह रहा है उनकी जो ऑब्जेक्शन है उसको डिसरिगार्ड भी किया गया। तो कमेटी का एक मेंबर कह रहा है कि मत करो रिहाई, लेकिन उसकी बात को साइड में रख करके रिहा करवा दिया गया, उसकी ऑब्जेक्शन को डिसरिगार्ड करवाया गया। अब ये सारा काम कैसे हुआ, ये सारा काम हुआ जी कास्टिंग अ शैडो ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ द रेमिशन। ये हुआ एक कास्ट करते हुए, शैडो को, परछाई को डालते हुए वैधता पे, लीगल लेजिटिमेसी पे इस रेमिशन की सज़ा माफ़ी की। तो अगर कमेटी के मेंबर भी ना बोल रहे हैं अंदर और उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है तो हो सकता है इस रेमिशन को आप लीगल करार ना दें। इट की वर्ब है अपीयर्स, ऑब्जेक्शन की वर्ब है वॉज डिसरिगार्डेड पैसिव वॉइस में। डिसरिगार्ड करना, किसी की बात को तवज्जो ना देना। इट विल बी अप्रोप्रिएट इफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेंच ऑफ सफिशिएंट साइज। कह रहे ये बहुत अच्छा होगा, इट विल बी अप्रोप्रिएट, अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दे एक बेंच को, बना दे एक बेंच को जो सफिशिएंट साइज की हो, जो पर्याप्त आकार की हो। और क्यों भाई, टू रिकंसीडर जजमेंट्स, इन जजमेंट्स को फिर से कंसीडर करने के लिए। और कौन सी जजमेंट्स, दैट अलाउ द रेमिशन पॉलिसी ऑब्टेनिंग ऑन द डेट ऑफ कॉन्विक्शन, जो अलाउ करती हैं रेमिशन की पॉलिसी को, और किस चीज़ पे, ऑब्टेन करने पे, ऑन द डेट ऑफ जो है कॉन्विक्शन को। देखो कौन सी पॉलिसी आप ऑब्टेन करोगे उस डेट ऑफ कॉन्विक्शन पे जिस पे आपका कॉन्विक्शन हुआ है। 2008 में हुआ तो कौन सी पॉलिसी लगेगी, 2018 में हुआ तो कौन सी पॉलिसी लगेगी, है ना। तो एक बेंच बन जानी चाहिए और बड़े साइज की, और वो ये बताए कि इस मामले में आगे क्या होना चाहिए। कह रहा है इंस्टेड ऑफ द करंट पॉलिसी इन द फोर्स, बजाय करंट पॉलिसी के जो भी फोर्स में रहती है। तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए एक बेंच को। इतना समझ गए ना। तो ये अभी सेमी कॉलम लग गया है, इतनी स्ट्रक्चर देख लो, बाकी का अपने आगे देखते हैं। इट की वर्ब है विल बी, कोर्ट की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट, दैट की वर्ब है अलाउ, दैट आया है जजमेंट्स के लिए, जजमेंट्स प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है, बिना एस के आई हुई है। चलो कह रहा है एज वेल एज डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ वेदर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट should be one in the state where the crime took place or the state to which the trial was transferred on judicial orders। कह रहा है साथ ही साथ डिसाइड भी करना चाहिए उस क्वेश्चन और उस सवाल को, क्वेश्चन को, वेदर हाँ या ना, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो सही गवर्नमेंट है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कौन सी वाली, वो वाली द वन उस स्टेट में है, जो इन द स्टेट जहाँ पे क्राइम टेक प्लेस हुआ, जहाँ पे गुनाह घटित हुआ, या फिर वो स्टेट वाली जिसकी तरफ टू विच पूरे ट्रायल को, पूरे केस को ट्रांसफ़र किया गया था सरकारी ऑर्डर पे, जुडिशियल ऑर्डर्स पे, कानून के जो है कोर्ट के ऑर्डर्स पे। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करके कुछ फैसला देना चाहिए। आगे बात सुनो, सेंटेंस बहुत लंबा है, पीछे से चल रहा है, यहाँ से और यहाँ तक चल रहा है। इतना हमने पढ़ लिया था कि क्यों कॉन्स्टिट्यूट करना है। पहला कारण था ये वाला कि आप पता करके बता सको कि आपका कौन सा पॉलिसी लगेगा रेमिशन का, और दूसरा चीज़ है ये कि आप ये बता सको कि सज़ा माफ़ी के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, जहाँ पे गुनाह हुआ था या जहाँ पे पूरा का पूरा ट्रायल जो है शिफ्ट किया गया था।
गवर्नमेंट की वर्ब है शुड बी, क्राइम की वर्ब है टुक प्लेस, ट्रायल की वर्ब है वॉज ट्रांसफर्ड। ये पैसिव में है, ये एक्टिव में है। टेक प्लेस का मतलब अकर होना, घटित होना। आगे कह रहा है इट कैन ऑल्सो स्पेल आउट द कॉन्टोर्स ऑफ अ रैशनल रेमिशन पॉलिसी। कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है ये इस चीज़ को भी स्पेल आउट कर सकती है। स्पेल आउट करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ले आउट करना, क्लैरिफाई करना। तो ये बड़े अच्छे से परिभाषित कर सकती है उस कॉन्टोर्स को, उस रूपरेखा को। कॉन्टोर आप जानते हैं ना, रूपरेखा जो है एक नेशनल रेमिशन पॉलिसी का, पूरे देश की एक ही सजा माफ़ी की जो पॉलिसी है उसकी रूपरेखा भी बना सकती है। सबके लिए एक ही बने ना, गुजरात की अलग क्यों हो, महाराष्ट्र की अलग क्यों हो। इट की वर्ब है कैन ऑल्सो स्पेल आउट। रैशनल मतलब लॉजिकल, जिसमें बड़ा सारा लॉजिक हो, तर्क हो, है ना। कह रहा वन दैट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस एज वेल एज द स्कोप ऑफ रिफॉर्म फॉर द ऑफेंडर्स ऑफ द और देयर सेंस ऑफ रिमोर्स। कह रहा है ये एक ऐसी पॉलिसी होगी, नेशनल रेमिशन पॉलिसी, जो कि इन्फॉर्म्ड होगी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन से। इन्फॉर्म्ड का मतलब है इस पूरी पॉलिसी को आधारित किया जाएगा इस इंफॉर्मेशन के आधार पे जो है ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन की। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, कंसिडरेशन मतलब विचार, है ना, एकदम ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानवीयता के ऊपर बेस्ड होगी। साथ ही साथ उस स्कोप पे भी बेस्ड होगी जो है रिफॉर्म का, सुधार का, उन ऑफेंडर्स में, इन अपराधियों में, या फिर उनके सेंस ऑफ रिमोर्स का, उनके अंदर कितना पछतावा है, रिमोर्स है, रिपेंडेंस वो करते हैं। ऐसी एक पॉलिसी बननी चाहिए पूरे देश के लिए जिसको अपराधी को पछतावा हो और जो अपराधी रिफॉर्म कर सके, जेल से बाहर आने के बाद उसी की सज़ा माफ़ी होनी चाहिए। गंदे खूंखार अपराधियों को तो जेल में रखा जाना ठीक है। दैट की वर्ब है विल बी इन्फॉर्म्ड, इट की वर्ब है कैन ऑल्सो स्पेल आउट। स्पेल आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चीज़ों को अच्छे से साफ शब्दों में डिस्क्राइब करना, परिभाषित करना। ले आउट की सिनोनिम होती है स्पेल आउट। रैशनल आप जानते हैं लॉजिकल, दैट की वर्ब है विल बी इन्फॉर्म्ड। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, रिमोर्स का मतलब है पश्चाताप यानी कि अफसोस, किसी गिल्ट को बोलते हैं रिमोर्स। चलिए सिंपल सा आर्टिकल है, कॉन्टोर देख लेना, कॉन्टोर आपको करवा चुका हूँ ना। सल्यूट बोलते हैं, शेप बोलते हैं। सल्यूट की स्पेलिंग आपको देखनी है। ये सल्यूट वर्ड आपसे स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछा जाता है, लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे लिखोगे तो याद रहेगी। आपको पहले लिखना है सिल, ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है हो, और फिर लिखना है एटे, ठीक है, सिल हो एट। अगर ऐसे लिखोगे तो बनेगी सल्यूट। सल्यूट का मतलब होता है रूपरेखा या कॉन्टोर्स। ये वर्ड जितना सुनने में मुश्किल है उतना लिखने में मुश्किल है। स्पेलिंग एरर्स में इसको आपको अलग से ध्यान देना है। चलिए ये रैपअप करेंगे अपने सेशन को। ज़्यादा मुश्किल था नहीं, क्विज़ भी मैंने बहुत ईजी सा बनाया। इस आर्टिकल में कुछ है ही नहीं कुछ मुश्किल बनाने वाला। अब यहाँ से पहले आपको तो बतानी है सल्यूट की सही स्पेलिंग, अभी आपको लिखवाई थी 5वें में, इसकी स्पेलिंग आप लिख दो। ले आउट का क्या मीनिंग होता है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको बताना है फर्स्ट में। सेकंड थर्ड में 2 क्वेश्चंस हैं एरर के। अब एरर कहाँ है मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पहली एरर मिलेगी आपको शायद यहाँ पे टेंस के अंदर, और दूसरी एरर आपको मिलेगी कंसिस्ट नाम की वर्ब के अंदर। तो चेक कर लो कहाँ पे एरर्स हैं। चौथे में पूछा है विशिएट का एंटोनिम क्या होता है। विशिएट आप जानते हैं, इस वर्ड को कई बार कर चुके हैं अपने। इसका बिल्कुल उल्टा निकालना हो तो उसको कैसे आप बताएंगे। 5 क्वेश्चंस इजी हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर रखे हैं, जाके आंसर मैच कर लो। मेरे आंसर से अपने आंसर को आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताया करो। पूरे मामले में आपकी क्या राय है, 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करो इन इंग्लिश, है ना, लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।